आओ ट्विंकल बेटा, संस्कारी कदमों से इस चावल के कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर घर के अंदर आओ। आज से सास की पसंद की बहू को मिलेगी पक्की रसोई। जी मम्मी जी, थैंक यू सो मच। और तुम मयंक की पसंद, तुमसे तो शादी से पहले ही सब साफ कह दिया गया है कि जब तक तुम खुद को हमारी इस परीक्षा में साबित नहीं कर देती, तुम्हें मयंक के साथ पीछे जो कोठरी है उसी में रहना होगा। अरे मम्मी, कम से कम आज शादी के पहले दिन गृह प्रवेश के वक्त तो ऐसा टॉन्ट मत मारो। तो चुप कर आरती, जो शर्त तय हुई थी वही होगा। जो माँ की पसंद की कदर नहीं कर सकता, उसे उस घर में पैर रखने का कोई हक नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, आपके आशीर्वाद के बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा। हम अपनी शर्त के मुताबिक पीछे ही रहेंगे। आपने हमें परीक्षा का मौका दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चलिए मयंक जी। हाँ शीना, चलो। हमें किसी के आलीशान महल या सुख सुविधाओं की कोई लालसा नहीं है। हमारी मेहनत और तुम्हारी सादगी ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमारा वो छोटा सा आशियाना ही हमारे लिए सब कुछ है। मयंक और शीना अपना साधारण सामान उठाकर घर के पिछले हिस्से में बनी पुरानी, धूल से भरी और कबाड़ जैसी कच्ची कोठरी की तरफ बढ़ जाते हैं। सुमित्रा जी बड़े घमंड से ट्विंकल को लेकर अपने आलीशान पक्के घर के अंदर प्रवेश करती हैं, लेकिन मयंक और शीना वो देखते हैं कि कोठरी में चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी लकड़ियां और कबाड़ फैला है। स्लैब के नाम पर कुछ नहीं है, बस कच्ची मिट्टी की दीवारें और फर्श है। जून की गर्मी में कोठरी भट्टी की तरह तप रही है। आई एम सॉरी शीना, माँ ने परीक्षा के नाम पर तुम्हें कैसा कबाड़ खाना दे दिया। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। तुम खाना कैसे बनाओगी? आप उदास क्यों होते हैं मयंक जी? जगह खराब है तो क्या हुआ, हम इसे खुद अपने हाथों से रेडी करेंगे। चलिए, बातों में वक्त मत गवाइए, काम पर लग जाइए। शीना सबसे पहले झोपड़ी की साफ सफाई शुरू करती है। वो जाले साफ करती है और मयंक भारी कबाड़ और टूटे लकड़ियों को बाहर निकालता है। शीना बाहर से साफ मिट्टी और गोबर लेकर आती है और अपने हाथों से उस कच्ची रसोई के फर्श और चूल्हे की जगह को बड़े सलीके से लीपती है। कुछ ही देर में वो बंजर कोठरी साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखने लगती है। अरे सफाई तो हो गई शीना, पर इस तपती झोपड़ी में दोपहर को दम घुट जाएगा। और माँ ने तो मेरी सैलरी भी रख ली। हम गैस चूल्हा या पंखा कैसे खरीदेंगे? मयंक जी, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एग्रीकल्चर की पढ़ाई का दिमाग तो है ना। हम बिना पैसों के इस कच्ची रसोई को एसी से भी ज्यादा ठंडा बनाएंगे। वो कैसे शीना? इस सूखी मिट्टी में तो घास भी नहीं उगती। आप बस इस कुदाल से झोपड़ी की दीवारों के चारों तरफ की सूखी जमीन को थोड़ा खोद दीजिए। मेरे पास तो रही कद्दू, लौकी और हरी मिर्च के बीज हैं। हम घर के गीले कचरे की खाद बनाकर इन्हें यहाँ रोपेंगे। मयंक तुरंत कुदाल उठाता है और पसीना बहाते हुए दीवारों के किनारे किनारे मिट्टी खोदने लगता है। शीना बीज बोती और घड़े से पानी डालती है। जब तक ये बीज पौधे नहीं बनते तब तक मैं हाथ से सिलबट्टे पर पीसकर इस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी। मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। अगले दिन सुबह के 5 बजे हैं। चिड़ियां चहचहा रही हैं। शीना सुबह सुबह उठ चुकी है। उसने नहाकर एक साफ साधारण सूती साड़ी पहनी है। वो अपनी कच्ची रसोई में आती है। चारों तरफ कल की सफाई की वजह से शांति है। शीना अपने मिट्टी के चूल्हे को और उसके आसपास की जगह को अपने हाथों से सुंदर तरीके से लीपना शुरू करती है। मयंक की आंख खुलती है। वो उठकर बाहर आता है। अरे शीना, इतनी सुबह उठ गई, और ये क्या, तुम अभी से काम में लग गई? शुभ प्रभात मयंक जी। आज इस घर में मेरी पहली रसोई है। हमारी परंपरा में पहली रसोई का बहुत महत्व होता है। माँ जी भले ही हमसे नाराज है, पर उनका घर तो यही है ना। सच में शीना, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। पर इस चूल्हे पर क्या बनाओगी? पहली रसोई में कुछ मीठा बनना चाहिए। मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। मयंक जी, जरा वो माचिस देना। शीना मिट्टी के चूल्हे में आग सुलगाती है। सूजी को भूनना शुरू करती है। जैसे जैसे सूजी सुनहरी होती है, वैसे वैसे असली घी और भुनी हुई सूजी की एक सौंधी, लाजवाब और भूख बढ़ाने वाली खुशबू पूरे पिछले हिस्से में फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 9 बज चुके हैं। सूरज सिर पर आ गया है। आलीशान कमरे में एसी चल रहा है। ट्विंकल बेड पर बिखरे बालों के साथ सो रही है। अचानक सुमित्रा जी बाहर हॉल में कड़क आवाज में चिल्लाती हैं। अरे ओ ट्विंकल बहू, 9 बज गए हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है। पूरा खानदान जाग चुका है, कब उठोगी? ट्विंकल हड़बड़ाकर उठती है। वो घबराकर अलमारी से एक महंगी सिल्क की साड़ी निकालती है, लेकिन उसे साड़ी पहननी ही नहीं आती। वो जैसे तैसे साड़ी को बदन पर लपेटती है, जो पूरी तरह आड़ी तिरछी और अजीब सी बंध जाती है। पल्लू जमीन पर घिसट रहा है। वो रोने जैसी शक्ल बना लेती है। तभी आलोक कमरे में आता है। ओह ट्विंकल, ये क्या फुटबॉल की तरह साड़ी लपेट रखी है? बाहर माँ गुस्से में लाल हो रही हैं। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उफ आलोक, जल्दी करो, मुझे ये सब नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी माँ सुबह सुबह अलार्म की तरह चिल्लाने लगती हैं। आलोक जल्दी जल्दी ट्विंकल की साड़ी की प्लेट सही करता है और उसे जैसे तैसे सीधा खड़ा करता है। ट्विंकल नखरे से पैर पटकती हुई चमचमाती वीआईपी पक्की रसोई में पहुंचती है। रसोई में चिमनी, बड़ा फ्रिज, ओवन, सब कुछ मौजूद है। ट्विंकल काउंटर पर खड़ी होकर अपना सिर खुजलाती है। क्या बनाऊं यार, मुझे तो चाय का पानी उबालना भी नहीं आता।
रुक, मम्मी को फोन करती हूँ। ट्विंकल चोरी छिपे अपनी माँ कमलाबेन को फोन लगाती है। हेलो मम्मी, आ गई मुसीबत। यहाँ पहली रसोई का नाटक चल रहा है। सास बाहर बैठी है, मैं क्या बनाऊं? अरे बुद्धू लड़की, इतना मत घबरा, स्मार्ट बन। अपना फोन निकाल और यूट्यूब पर हलवा रेसिपी सर्च कर। देखकर कुछ भी मीठा बना दे, सास खुश हो जाएगी। चल फोन रख। ट्विंकल फोन रखती है और काउंटर पर मोबाइल स्टैंड पर रखकर यूट्यूब चालू करती है, लेकिन उसे यही समझ नहीं आता कि सूजी कौन सी और गेहूं का आटा कौन सा है। यार ये सूजी और आटा एक जैसा क्यों दिखता है? छोड़ो, जो भी है डिब्बे में से ये पाउडर डाल देती हूँ। ट्विंकल सूजी की जगह गेहूं का आटा कढ़ाई में डाल देती है। वो गैस का बर्नर फुल तेज कर देती है। 2 ही मिनट में आटा नीचे से काला पड़ने लगता है और पूरी वीआईपी रसोई में धुआं भरने लगता है। ट्विंकल घबरा जाती है और हड़बड़ी में काउंटर पर रखे नमक और चीनी के डिब्बों को देखती है। दोनों डिब्बे एक जैसे कांच के हैं। अब इसमें चीनी डालनी है। चीनी सफेद वाली होती है। हाँ, ये रहा डिब्बा। ट्विंकल बिना चखे चीनी की जगह नमक का पूरा डिब्बा उस जलते हुए आटे में पलट देती है और ऊपर से पानी डाल देती है। पूरा मिक्सचर एक काले, चिपचिपे और बदबूदार कबाड़ में बदल जाता है। चिमनी चालू न होने के कारण पूरी रसोई में कड़वा धुआं भर जाता है। ट्विंकल खांसने लगती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा इंतजार कर रहा है। तभी खिड़की से शीना की कच्ची रसोई से आ रही असली घी और इलायची के हलवे की सौंधी खुशबू डाइनिंग हॉल में भर जाती है। अरे वाह यार पापा, क्या खुशबू आ रही है। लगता है ट्विंकल ने सच में कमाल का हलवा बनाया है। खुशबू से ही पेट भर गया। भाई जरा ध्यान से सूंघो, ये खुशबू हमारे किचन से नहीं, पीछे खिड़की से भाभी की कच्ची रसोई से आ रही है। आरती चुप कर, वो भिखारी लड़की क्या हलवा बनाएगी? ये खुशबू मेरी संस्कारी बहू ट्विंकल के हाथ की है। ओ देखो, आ गई मेरी लक्ष्मी। ट्विंकल कांपते हाथों से एक कटोरी में काला अजीब सा गाढ़ा हलवा लेकर आती है और टेबल पर रखती है। हलवे का रंग देखकर सबका मुंह बन जाता है। वो बिल्कुल कोयले जैसा काला दिख रहा है। सुमित्रा, ये हलवा है या कढ़ाई का जला हुआ कबाड़? इसका रंग ऐसा क्यों है? अरे जी, वो आजकल की लड़कियां हलवे को थोड़ा ज्यादा भूनती हैं। ब्राउन हलवा बोलते हैं इसे। लाओ बेटा, पहले मैं चखती हूँ। सुमित्रा जी बड़े गर्व से एक चम्मच काला हलवा अपने मुंह में डालती हैं। मुंह में जाते उनका चेहरा एकदम विकृत हो जाता है। कड़वा, जला हुआ और ऊपर से भयंकर नमकीन। सुमित्रा जी तुरंत थू थू करते हुए उठ खड़ी होती हैं और पानी का गिलास गटक जाती हैं। थू थू, ये क्या है ट्विंकल? ये हलवा है या जहर का प्याला? पूरा कड़वा और ऊपर से इतना नमक, और ये सूजी का नहीं आटे का बना दिया है। तो यार ट्विंकल, ये क्या बकवास है। तुमने चीनी की जगह नमक ठूस दिया इसमें। पूरी पक्की रसोई का नाश मार दिया तुमने पहले ही दिन। मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने तो वही किया जो यूट्यूब वाले शेफ ने बताया था। उसने बोला सफेद डिब्बे से डालो, मैंने डाल दिया। मुझे क्या पता था वो नमक है। ये भगवान, यूट्यूब से देखकर बनाया, मेरी किस्मत ही फूट गई। सुमित्रा जी गुस्से से कांपते हुए तुरंत अपना फोन उठाती हैं और कमलाबेन का नंबर डायल करती हैं। फोन उठते ही सुमित्रा जी चिल्ला पड़ती हैं। अरे ओ कमला, तू तो मंदिर में बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रही थी कि मेरी बेटी लाखों में एक है, बिना पूजा किए पानी नहीं पीती, घर के काम में एक्सपर्ट है। यहाँ तेरी बेटी ने पहली रसोई में हलवे की जगह नमक का कोयला बनाकर रख दिया है। इसे तो आटे और सूजी का फर्क नहीं पता। अरे सुमित्रा बहन, वो असल में ट्विंकल ना, वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ, वो वैसे तो सब बना लेती है वो। अच्छा, मेरी दाल जल रही है, मैं बाद में फोन करती हूँ। कमलाबेन हड़बड़ाहट में फोन काट देती हैं। ट्विंकल, सच सच बता, क्या तेरी माँ ने मंदिर में जो कहा वो सब झूठ था? जी मम्मी जी, मेरी मम्मी ने ही मुझे बोला था कि सिर पर पल्लू रखकर संस्कारी बनने का नाटक करो, नहीं तो इतने बड़े घर का रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती। हाय राम, धोखा हुआ है मेरे साथ। मेरी वीआईपी पक्की रसोई एक अनाड़ी के हाथ में चली गई। एक तरफ सास की पसंद की बहू पक्की रसोई का कबाड़ बना रही थी, वहीं सुमित्रा जी ने मयंक की सैलरी का 80% हिस्सा घर के खर्च के नाम पर रख लिया है। जून की दोपहर में कच्ची रसोई भट्टी की तरह तप रही है। मयंक खाली बटुआ टेबल पर पटक कर बैठ जाता है। आई एम सॉरी शीना, माँ ने मेरी सैलरी रख ली। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा कूलर या पंखा खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। मयंक जी, दिल छोटा मत कीजिए। पैसा कम है तो क्या हुआ, हम इसी बंजर जमीन पर जैविक खेती करेंगे। इस चिलचिलाती धूप में खेती, पर इससे ये झोपड़ी ठंडी कैसे होगी? हमने जो बीज उगाए हैं उनमें से जब दीवारों के सहारे कद्दू, लौकी और खीरे की बेलें आएंगी, जब ये हरी पत्तियां पूरी छत को ढक लेंगी तो धूप अंदर नहीं आ पाएगी। हमारी कच्ची रसोई बिना एसी कूलर के ही एकदम ठंडी हो जाएगी। वाह शीना, बेटी की पसंद सच में कमाल की है। दोपहर के 2 बजे हैं। सुमित्रा जी के घर के अंदर बनी पक्की रसोई का नजारा किसी 5 स्टार होटल जैसा है। वहाँ ब्रांडेड चिमनी, डबल डोर फ्रिज, बड़ा माइक्रोवेव और हजारों रुपए के कीमती कांच के बर्तनों के सेट सजे हैं। लेकिन ट्विंकल ने इस आलीशान रसोई का कबाड़ बना रखा है।
सिंक में झूठे और कीमती बर्तन कचरे की तरह बिखरे पड़े हुए हैं। गैस स्टोव पर दूध उबलकर बह चुका है और फ्रिज में पुरानी सब्जियां सड़ रही हैं। उफ, इस 2 कौड़ी के किचन में खड़े होकर मेरे हाथों के सारे महंगे नेल पेंट खराब हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, ऊपर से खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ट्विंकल कढ़ाई में अधकच्ची सब्जियां डालकर छोड़ देती है जो नीचे से जलकर कोयला होने लगती हैं। उसके ठीक विपरीत घर के पिछले हिस्से में बनी कच्ची रसोई में शीना रोज अच्छा खाना बनाकर खिला रही है। 1 महीना जैसे तैसे गुजरता है और अब वो कच्ची रसोई पूरी तरह बदल चुकी है। कच्ची मिट्टी की दीवारों के सहारे तोरई, कद्दू और लौकी की घनी हरी भरी बेलें ऊपर छत तक फैल चुकी हैं। कोठरी का तापमान किसी एसी कमरे जैसा ठंडा हो चुका है और क्यारियों में लाल टमाटर लहला रहे हैं। देखिए मयंक जी, बिना किसी आधुनिक फैसिलिटी के भी हमारी अपनी मेहनत से बनाई हुई कच्ची रसोई आज कितनी हरी भरी और ठंडी हो गई है। सच में शीना, तुम तो जादूगर हो। जो सुकून माइक्रोवेव में नहीं है तो क्या हुआ, इस सिलबट्टर पर पिसे ताजे मसालों की जो खुशबू और शुद्ध स्वाद है वो कहीं नहीं है। अगले दिन सुबह का समय है। सुमित्रा जी हाथ में थैला लिए घर के बाहर सब्जी के ठेले के पास खड़ी हैं। तभी उनके घर काम करने वाली विमला और पड़ोस की शीला हाथ में ताजी हरी भरी तोरई और मिर्च लेकर वहां से गुजरती हैं। अरे सुमित्रा बहन, तुम यहाँ धूप में बाजार से ये बासी और महंगी सब्जियाँ क्यों खरीद रही हो? तुम्हारे घर के पिछले हिस्से में तो सब्जियों का खजाना खुला है। क्या बकवास कर रही है शीला? कौन सा सब्जियों का खजाना? शीला बहन ठीक ही तो कह रही हैं। आपकी जो वो बेटे की पसंद की बहू है ना शीना, उन्होंने पीछे की कोठरी को हरी बेलों से ढक दिया है। वहाँ इतनी ठंडक रहती है और देखो उन्होंने अपने हाथ से तोड़कर हमें ताजी तोरई और मिर्चें मुफ्त में दी है। पूरे मोहल्ले में उनकी तारीफ हो रही है। सच कहते हैं सुमित्रा, तुम्हारी वो सास की पसंद की बहू तो बस नाम की आलीशान है। असली लक्ष्मी तो बेटे की पसंद की बहू है जो कच्ची रसोई में रहकर भी सबका दिल जीत रही है। सुमित्रा जी गुस्से और शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। वो तुरंत छत पर जाकर नीचे पिछले हिस्से की तरफ झांकती हैं। कोठरी की कच्ची मिट्टी की दीवारें घनी हरी बेलों से लदी हैं और मयंक और शीना मुस्कुराते हुए पौधों में पानी डाल रहे हैं। ये देखकर सुमित्रा जी का घमंड अंदर ही अंदर जलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। घर के डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार भूख के मारे बेहाल बैठा हुआ है। टेबल पर ट्विंकल ने जो खाना परोसा है उसे देखकर ही उल्टी आ जाए। दाल पानी जैसी पतली है, चावल का हलवा बन चुका है और रोटी पापड़ की तरह कड़क है। आलू गुस्से में रोटी प्लेट पर पटकता है। बस भाई बस, पिछले 1 महीने से इस सास की पसंद की बहू के हाथ का ऐसा सड़ा गला खाना खाकर मेरा पेट पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ पापा, इस सास की पसंद की बहू ने तो हमारे पूरे परिवार को तिल तिल भूखा मार दिया है। पक्की रसोई का ऐसा सत्यानाश तो कोई दुश्मन भी नहीं मारता। सुमित्रा, तुम्हारी इस जिद के चक्कर में हमारे पूरे घर का बजट और सेहत दोनों तबाह हो चुकी है। वो वीआईपी रसोई सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गई है। ट्विंकल, जरा ये अपना फोन बाजू में रखो। क्या तुम एक वक्त का सादा खाना भी ढंग से नहीं बना सकती? वो मम्मी जी, इस भयंकर गर्मी में गैस के सामने खड़े होकर खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी स्किन टैन हो जाती है। अगर आप लोगों को खाना पसंद नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, वरना भूखे सो जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्विंकल पैर पटकती हुई अपने एसी वाले कमरे में जाकर दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद कर लेती है। शीना रोज शाम को मिट्टी के चूल्हे पर अपने बगीचे से ताजी सब्जियां तोड़कर हाथ से सिलबट्टे पर ताजा मसाला पीसकर बड़े प्यार से खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सास की पसंद की बहू यानी ट्विंकल को सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। चमचमाती पक्की रसोई में इंडक्शन, ओवन, मिक्सर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो उस रसोई का पूरी तरह से नाश मार रही है। ट्विंकल को काम करने का कोई शऊर नहीं है। वो फ्रिज के अंदर गंदा कचरा मचाकर रखती है। सड़ी हुई चीजें अंदर पड़ी रहती हैं। काम करते वक्त उसके कभी हाथ से कीमती कांच के ग्लास टूटते हैं तो कभी वो सब्जियों को पूरी तरह जलाकर कोयला बना देती है। पूरा किचन हमेशा तहस नहस रहता है। एक दोपहर ट्विंकल किचन में खड़ी चिढ़ रही है। ये खाना बनाना मेरे बस का नहीं है। सब्जी बनाने जाओ तो आलू जल जाते हैं, दाल बनाओ तो कुकर ब्लास्ट होने को आता है। मेरी तो पूरी स्किन खराब हो रही है इस किचन में आकर। ट्विंकल जब भी खाना बिगाड़ती है या जब सुमित्रा जी बाजार या मंदिर जाती है तो वो चोरी छिपे अपने फोन में ऑनलाइन डिलीवरी ऐप खोलकर बाहर का खाना मंगा लेती है। वो उस मंगाए हुए खाने को घर के बर्तनों में पलट देती है और सुमित्रा जी के आने पर झूठ बोल देती है कि ये उसने खुद बनाया है। अरे वाह ट्विंकल बेटा, ये छोले भटूरे तुमने खुद बनाए हैं? हाँ, माँ आपकी पसंद तो कमाल की है ही, पर माँ ये खाना रोज रोज खाने से मेरा पेट थोड़ा अजीब रहने लगा है, पता नहीं क्यों। अरे आलोक, वो तो घी और मोहन का कमाल है। अब अमीर घरों में ऐसा ही शाही खाना बनता है मम्मी जी। ट्विंकल लगातार घर के लोगों को बाहर का ऑनलाइन खाना मंगाकर अपनी तारीफ बटोर रही है, लेकिन वो पूरे परिवार की सेहत और रसोई का पूरी तरीके से नाश मार रही है। वहीं शीना बिना किसी सुविधा के भी अपनी मेहनत से सबका दिल जीतने में लगी है। शाम के 6 बजे अचानक खानदान की सबसे नक चढ़ी और कड़क बुआ जी और चाची जी बड़े बड़े बैग लेकर आ जाती हैं। सुमित्रा जी उन्हें देखकर अंदर ही अंदर कांप जाती हैं।
अरे सुमित्रा, हम तुम्हारी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई करने और उनके हाथ का जायकेदार खाना खाने आए। बुलाओ अपनी उस संस्कारी बहू ट्विंकल को जिसे तुम अन्नपूर्णा कह रही थी। आज हम उसी के हाथ का खाना खाएंगे। सुमित्रा जी घबराकर ट्विंकल के कमरे में जाती हैं और उसके सामने हाथ जोड़ लेती हैं। ट्विंकल बेटी, मेरी नाक बचा लो। खानदान की सबसे खतरनाक बुआ जी आई हैं। अगर आज उन्होंने तुम्हारी रसोई देख ली तो मेरी नाक कट जाएगी। प्लीज आज पक्की रसोई में जाकर कुछ सादा सा खाना बना दो बेटा। वो मम्मी जी, मैंने कहा ना मुझे नहीं आता। ठीक है जाती हूँ, पर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे मत बोलना। ट्विंकल गुस्से में पक्की रसोई में घुसती है। वो गैस फुल तेज करके कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाल देती है और फोन देखने लगती है। 2 मिनट में तेल से खौफनाक काला धुआं उठने लगता है। हड़बड़ी में उसका हाथ कीमती कांच के गिलासों के सेट पर पड़ता है और वो छन छना छन करके जमीन पर टूट जाते हैं। सब्जी डालते ही भयंकर आग की लपटें उठती हैं और खाना जलकर काला कोयला बन जाता है। रसोई की जलने की बदबू बाहर हॉल तक आने लगती है। अरे सुमित्रा, ये तुम्हारी पक्की रसोई में कैसी जलने की बदबू आ रही है? और ये अंदर क्या कांच टूट रहे हैं? क्या तुम्हारी आलीशान बहू रसोई का नाश मार रही है? वहीं दूसरी तरफ आलोक भागता हुआ मुख्य घर से बाहर निकलता है और पीछे शीना की हरी भरी कच्ची रसोई की तरफ दौड़ता है, जहां मयंक और शीना शांत बैठे हुए हैं। मयंक भैया, शीना भाभी, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। बाहर बुआ जी आई हैं और ट्विंकल ने पूरे किचन का कबाड़ बना दिया है। पूरा खाना जलकर कोयला हो गया। माँ बाहर शर्म के मारे रो रही हैं। प्लीज कुछ कीजिए भाभी, हमारे घर की इज्जत बचा लीजिए। मयंक को गुस्सा आने लगता है, लेकिन शीना शांत स्वभाव से उठती है। आलोक जी, आप शांत हो जाइए। माँ जी भले ही हमसे नाराज है, लेकिन इस घर की इज्जत हमारी भी इज्जत है। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उन्हें भूखा पेट जाने देना हमारे संस्कारों में नहीं। आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपनी इस कच्ची रसोई में अपने बगीचे की ताजी सब्जियों से बनी कढ़ी, चावल, सूखी तुरई की सब्जी और सूजी का हलवा पहले से ही बहुत ज्यादा बनाकर रखा है। हाँ लोग, तू घबरा मत। बेटे की पसंद की बहू कभी इस घर की नाक नहीं कटने देगी। जा, ये सारे बर्तन उठा और ले जाकर मेहमानों के सामने परोस दे। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म सौंधी खुशबू वाला सात्विक खाना परोसा जाता है। कढ़ी की खुशबू और हलवे की चमक देखकर बुआ जी और चाची जी स्वाद लेकर खाना खाना शुरू करती हैं और उंगलियां चाटने लगती हैं। आहा सुमित्रा, क्या अद्भुत स्वाद है। कढ़ी में मिट्टी के चूल्हे जैसी सौंधी खुशबू आ रही है। आज तो इस स्वादिष्ट खाने ने हमारा दिल पूरी तरह से जीत लिया। धन्य है तेरी पसंद। सुमित्रा जी कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही हैं और उनका चेहरा गंभीर है। मेहमानों के सोने के बाद सुमित्रा जी आलोक के सामने आकर कड़क आवाज में खड़ी हो जाती हैं। आलोक, अब सब जा चुके। मुझे साफ साफ सच बता, ये खाना कहाँ से आया? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ट्विंकल को चाय का पानी भी उबालना नहीं आता। माँ, अब भी अपनी आंखों से घमंड का पल्लू हटा लीजिए। ये खाना आपकी उस पक्की रसोई वाली बहू ने नहीं बनाया। ये खाना बेटे की पसंद की बहू यानी शीना भाभी ने अपनी कच्ची रसोई में बनाकर भेजा था, ताकि मेहमानों के सामने हमारे घर की लाज बच सके। क्या वो मुझे नीचा दिखाकर खुद को महान साबित करना चाहती है? मैं अभी जाकर उस लड़की से बात करती हूँ। सुमित्रा जी गुस्से में पैर पटकती हुई पीछे कच्ची रसोई की तरफ दौड़ती हैं। उनके पीछे पीछे राम प्रसाद जी, आलोक और आरती भी भागते हैं। शीना, ये सब पाखंड करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। तुम क्या सोचती हो कि मेरी पसंद की बहू ट्विंकल को अनाड़ी साबित करके तुम इस घर पर राज करोगी? माँ जी, मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं था। अगर आज मेहमान भूखे पेट सो जाते तो बेइज्जती हमारे पूरे परिवार की होती। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा, अरे बस करो अपना ये खोखला घमंड। तुम्हारी पसंद ट्विंकल के पक्की रसोई का कबाड़ बना दिया। पूरे परिवार को भूखा मार रही है और जिसे तुमने सजा के तौर पर ये कच्ची रसोई दी, उसने अपनी सूझबूझ से इसे जन्नत भी बनाया और आज हमारे पूरे घर की लाज भी बचा ली। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हाँ माँ, आपकी उस बहू के नखरों के चक्कर में हम सब रोज भूखों मर रहे थे। भाभी का खाना इतना अमृत जैसा है कि जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखिए माँ। सुमित्रा जी हैरान होकर पीछे पलटती हैं। सामने ससुर राम प्रसाद जी, आलोक और तीनों कच्ची रसोई के मिट्टी के चूल्हे के पास जमीन पर बैठकर कढ़ी और हलवे के पतीले को उंगलियों से चाट चाट कर पागलों की तरह खा रहे हैं। ये दृश्य देखकर सुमित्रा जी का बचा कुचा घमंड ढह जाता है। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं और वो शीना को गले से लगा लेती हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधी हो गई थी। वो कमला तो झूठ बोलकर अपनी बेटी के संस्कारों के ढोल पीट रही थी, जो मेरी पक्की रसोई का सिर्फ नाश मार रही थी। और एक तरफ तू है जिसने कच्ची रसोई में रहकर भी आज हमारे घर की लाज बचा ली। माँ जी, आज आपने मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। आज से तेरी ये परीक्षा हमेशा के लिए खत्म होती बेटा। अब से तू इस कच्चे पिछले हिस्से में नहीं रहेगी। अब से तू उस मुख्य पक्के घर के अंदर रहेगी और इस पूरे आलीशान घर की और तिजोरी की असली मालकिन सिर्फ तू ही है।